क्या भाई, आप दोनों मुझे इतने भी पैसे नहीं दे सकते क्या? मेरी सारी सहेलियां उस मेले में जा रही है और मुझे भी वहां पर जाना है। लेकिन छोटी, हमारी तनख्वाह में से आधे पैसे तो सारे खर्चों को निपटाने में ही चले जाते हैं और बाकी के आधे पैसे हम किसी और काम में लगाने वाले हैं। हाँ छोटी, वरना तुझे कभी किसी चीज के लिए मना किया है क्या हमने? नहीं ना। लेकिन भाई, वो मेला साल में एक बार ही लगता है, बार बार नहीं आता। अच्छा ठीक है, जाने दे राहुल। ये लो छोटी, ये पैसे रख लो। हमें जिस काम के लिए पैसे लगने वाले थे वो काम हम अगले महीने कर देंगे। तुम जाओ और मेले में खूब मजे करो। शुक्रिया भाई, आप दोनों दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। लेकिन संभाल कर, हाँ। आंचल अपने दोनों भाई राहुल और जतिन के साथ ही रहती है। कई सालों पहले उन तीनों के माता पिता का देहांत हुआ होता है और उसके बाद राहुल और जतिन ने ही अपनी छोटी बहन को पाल पोस कर बड़ा किया होता है। वो दोनों प्रताप सेठ के यहाँ पर नौकर और ड्राइवर का काम करते हैं। राहुल, जतिन, कहाँ पर जा रहे हो तुम दोनों? इधर आओ, मेरे साथ बैठकर चाय और नाश्ता करो। पर सेठ जी, हम आपके साथ कैसे? अरे बाबा, मैं तुम दोनों को नौकर नहीं मानता। तुम दोनों तो मेरे अपने ही हो। अब आओ, शर्माओ मत। आपका बहुत धन्यवाद सेठ जी, आप सच में बड़े दिलदार हो। प्रताप सेठ की दोनों बेटियां नैना और सोनिया विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस घर लौटती है और उन दोनों को भी राहुल और जतिन का ये स्वभाव अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही एक दिन, जतिन, आज तो पेट में चूहों ने जंग लड़नी शुरू कर दी है। बहुत भूख लगी है यार। हाँ यार, आज छोटी ने जरूर कुछ स्वादिष्ट बनाया होगा। लेकिन जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि खाना तो बना भी नहीं है। अरे, ये क्या है छोटी? तुमने आज खाना क्यों नहीं बनाया? हाँ छोटी, हमें बहुत तेज भूख लगी है। अरे भाई, वो घूम घूम कर मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे थे और इसीलिए मुझे काफी थकावट भी हो गई थी। माफ कीजिए भाई, लेकिन आप दोनों चिंता मत करो, मैं अभी कुछ बना देती हूँ आपके लिए। अरे रहने दे छोटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आज के दिन तो आराम कर ले। हाँ छोटी, हम दोनों अभी दिवाकर के ढाबे से खाना लेकर आते हैं। हाँ भाई, यही सही रहेगा। ऐसे ही एक दिन, अरे जतिन, आज सेठ जी के साथ कहीं बाहर नहीं जाना क्या? अरे नहीं, सेठ जी ने कहा है कि दोपहर के बाद एक बैठक है, तो हमें वहां पर जाना है, इसीलिए मैं रुका हूँ। अच्छा ठीक है, तू बैठ जा यहाँ पर, तब तक मैं अपना काम निपटा लेता हूँ। ठीक है राहुल। तभी जतिन की नजर टेबल पर पड़ी किताब पर जाती है। अरे ये क्या? ये तो गलत हिसाब किताब है और एक ही जगह पर ये नाम बार बार लिखा हुआ है, यानी एक ही जगह के पैसे दो बार गिने गए हैं। ये तो बहुत ही गलत है। राहुल, इधर आकर तू भी एक बार देख ले। फिर राहुल भी वो किताब देखता है। हाँ जतिन, ये तो सच में गलत है। फिर प्रताप के आने के बाद वो दोनों उसे हिसाब के गलत होने के बारे में बताते हैं। बहुत खूब बच्चों, और तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तुम दोनों अगर आज मुझे इस गलती के बारे में नहीं बताते तो मुझे बहुत सारा नुकसान हो जाता। सच में तुम दोनों तो काफी होशियार और बुद्धिमान हो। धन्यवाद सेठ जी। हमने पढ़ाई तो की नहीं है, लेकिन जो कुछ भी सीखा है जिंदगी से ही सीखा है। तभी वहां पर नैना और सोनिया आती है। अरे वाह, तुम दोनों तो वाकई में कमाल के हो। क्यों सोनिया? हाँ नैना, तुमने बिल्कुल सच कहा। अब धीरे धीरे सोनिया और जतिन और राहुल और नैना के बीच प्यार होने लगता है और एक दिन वो लोग एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और प्रताप को भी अपने प्यार के बारे में बता देते हैं। क्या कहा? तुम दोनों राहुल और जतिन से प्यार करती हो? हाँ पापा। और पापा, हम जानते हैं कि वो गरीब है, लेकिन वो दोनों दिल के बहुत अमीर है और मैं जतिन से बहुत प्यार करती हूँ पापा।
और मैं भी राहुल के बिना नहीं रह सकती पापा। इसीलिए हम दोनों उनके साथ शादी करना चाहते हैं। घबराओ मत बच्चियों, मैं बाकी के अमीर बापों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो अपनी बेटियों को किसी गरीब लड़के के साथ शादी नहीं करने दूंगा। जितिन और राहुल मेरे यहाँ पर पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं और मैं उन दोनों को अच्छे से जानता हूँ कि वो दोनों कितने अच्छे और संस्कारों वाले हैं। इसलिए मैं तुम दोनों की शादी उन दोनों से जरूर करवाऊंगा। क्या? सच पापा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ पापा, आपने तो आज हमारा दिन ही बना दिया। सच में आपका बहुत शुक्रिया। अब प्रताप शादी के पहले ही अपने आधे व्यवहार को राहुल और जतिन के हवाले सौंपने का तय करता है। पर सेठ जी, हम दोनों भाई आपका व्यवहार कैसे संभाल पाएंगे? हाँ सेठ जी, ये बहुत मुश्किल होगा। जहां तक मैं तुम दोनों को जानता हूँ, तुम दोनों बहुत होशियार हो और तुम दोनों को जो काम सौंपा जाए वो तुम दोनों भली बाती समझकर एकदम अच्छे से पूरा करते हो और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। वैसे भी एक व्यापारी को इतना पढ़ा लिखा होने की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे तो व्यापार को समझना और उसे अच्छे से चलाना आना चाहिए, जो तुम दोनों अच्छी तरह से कर सकते हो। धन्यवाद सेठ जी, हम पर इतना भरोसा करने के लिए। अरे मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों न सिर्फ मेरी बेटियों को बल्कि मेरे आधे व्यापार को भी अच्छे से संभालोगे। और हाँ, मुझे आज से सेठ जी नहीं पापा जी कहो, क्योंकि अब तुम दोनों मेरे होने वाले दामाद हो। इस तरह अब उन चारों की शादी हो जाती है और प्रताप जतिन और राहुल को भेंट स्वरूप में एक नया घर देता है, जो काफी बड़ा और सुंदर होता है। आंचल की दो भाभियों के साथ साथ उनके घर में दो नौकर भी आते हैं। अरे वाह, ये कपड़े तो कितने महंगे और खूबसूरत है। और ये वाली रजाई, ये भी कितनी मुलायम है और कितनी बड़ी है। अब तो मैं इसे ही ओढ़कर सोऊंगी। हाँ छोटी, तुम अब इसे ही लेकर सोना। और हाँ, ये कोई रजाई नहीं है, इसे ब्लैंकेट कहते हैं। अच्छा ठीक है भाभी, वैसे आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए आपने इतने सारे तोहफे लाए। मैं आपको बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि आज मेरे पास मेरे खुद का कमरा है। मैं तुम्हारी खुशी को पूरी तरह समझ सकती हूँ छोटी। अब तुम्हारी भाभियाँ आ चुकी है, तो तुम्हें कुछ भी चाहिए हो या फिर किसी चीज की मदद लगे तो तुम सीधे आकर हमसे बोलना, ठीक है ना? ठीक है भाभी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन। हाँ मैडम, दोनों सेठ जी और सेठानी जी वो सुबह सुबह हनीमून के लिए निकल गए। क्या? अच्छा ठीक है, तुम जाकर अपना काम करो। फिर वो नौकर वहां से चला जाता है। ये चारों ऐसा कैसा कर सकते हैं मेरे साथ? रातों रात फुर हो गए और मुझे उस बात की भनक तक नहीं पड़ने दी। अरे कम से कम बता कर तो जाते। साथ में लेकर जाना तो दूर की बात है। आने दो इन्हें अब। मेरे दोनों भाई तो बीवियों के आने के बाद बदल ही गए हैं। फिर जब वो चारों हनीमून से वापस लौटते हैं, तभी आंचल उन पर गुस्सा होती है। भाई, आप दोनों कितने बदल गए हो। आपको तो मुझे बताकर जाना भी जरूरी नहीं लगा। अरे छोटी, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? हमें तो अपनी बीवियों को सरप्राइज देना था, इसीलिए हमने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया। हाँ छोटी, क्योंकि अगर हम तुझे बता देते तो तुम हमारा सारा प्लान चौपट कर देती, क्योंकि तुम जाकर तो उन्हें ही बताती ना। और हमारी फ्लाइट सुबह के 4 बजे की थी और उस वक्त तुम्हारी नींद ना टूटे, इसीलिए हमने जाते समय तुम्हें उठाया नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अपनी बीवियों को सरप्राइज देने बराबर लेकर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी बहन को भी कहीं घुमाने लेकर जाए। ऐसे ही एक दिन जतिन और राहुल अपनी बीवियों के लिए साड़ियां लेकर आते हैं। ये लो सोनिया, तुम्हारे लिए ये प्यारी सी साड़ी। अरे वाह जतिन, ये साड़ी तो कमाल की है। हाँ राहुल,
मानना पड़ेगा तुम्हारी पसंद को। ये तो एकदम डिजाइनर साड़ी है। और नहीं तो क्या। अरे तुम्हें क्या लगा हम दोनों तुम्हारे लिए कोई हल्की साड़ी लेकर आएंगे? लेकिन भाई, आप दोनों ने तो बस भाभीियों के लिए ही साड़ियां लेकर आ गए। मेरे लिए कुछ लाया नहीं क्या आपने? अरे छोटी, कल एक बहुत बड़ा त्योहार है और उसमें एक सुहागन अपने पति के लिए व्रत रखती है और उसी में ये रस्म होती है कि पति अपने पसंद से अपनी बीवियों के लिए साड़ी लेकर जाता है, फिर चाहे वो कैसी भी हो। हाँ छोटी, और इसीलिए हम ये साड़ियाँ तेरी भाभीियों के लिए लेकर आए हैं। अब तुम्हारा थोड़ी ना कोई व्रत है कल, पगली कही की। फिर भी भाई, आप दोनों को मेरे बारे में एक बार तो सोचना चाहिए था। अगर आप दोनों इतनी बड़ी दुकान में गए थे तो लगे हाथ मेरे लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आते ना। ये आपने बहुत गलत किया है भाई। अरे बाबा माफ कर दो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ लेना ही है तो हमसे पैसे लेकर जाकर खरीद के आओ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ छोटी, अरे हम तो वहां पर सिर्फ तेरी भाभीियों के लिए ही खरीदारी करने गए थे। अब ये लो कार्ड और जाओ, जो खरीदना है खरीद कर आओ। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, रहने दीजिए। इतना बोलकर आंचल वहां से अपने कमरे में चली जाती है। देखा, शाम से रात हो गई। ऐसा नहीं कि बहन रोती है तो खुद जाकर उसके लिए कुछ लेकर आए। मेरे दोनों भाइयों के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। उनके दिल में तो बस भाभिया ही बसी हुई है। ऐसे ही एक रोज, ये देखो, ये वॉलपेपर की डिजाइन कितनी अच्छी है ना, और ये हमारे घर पर बहुत अच्छी लगेगी। क्यों छोटी? नहीं भाई, ये वाली डिजाइन नहीं, ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बल्कि ये वाली हमारे घर पर अच्छी तरह से जचेगी। देखना आप। अरे नहीं आंचल, ये डिजाइन तो काफी पुराना और मामूली सा है। राहुल, मैं तो कहती हूँ कि यही डिजाइन सही रहेगा, क्योंकि ये डिजाइन तो एकदम क्लासी लग रहा है। हाँ, नैना बिल्कुल सही कह रही है। हमारे घर पर ये वाली डिजाइन बड़ी अच्छी लगेगी। ठीक है फिर राहुल, अगर हमारी बीवियाँ कह रही है तो यही वाली डिजाइन फिक्स करते हैं। अब ये देखकर आंचल को फिर से गुस्सा आ जाता है। भाभियों की पसंद अच्छी और मेरी पसंद बुरी। भाभियाँ आते ही भाई तो जैसे जोरू का गुलाम बन गए हैं। फिर एक दिन अचानक से आंचल की तबीयत खराब हो जाती है। कैसी है इसकी तबीयत अब? ठीक ही है, मैं दवाई दे रही हूँ समय समय पर। सोनिया इसके लिए सूप बना रही है और सूप पीने के बाद इसे काफी राहत भी मिलेगी। चलो अच्छा है, अपना ख्याल रखना छोटी। मैं और जतिन अब काम पर जा रहे हैं, लेकिन इस बार हमें तुम्हारी कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी भाभिया जो है वो तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेगी। लेकिन भाई, आप भी रुक जाओ ना। अरे नहीं छोटी, आज हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। बहुत सारे लोग आने वाले हैं, इसीलिए हमारा जाना भी जरूरी है, वरना हम यहाँ पर जरूर रुक जाते। ठीक है भाई, जाइए आप। आंचल अब फिर से दुखी हो जाती है और फिर ठीक होने के बाद में वो अपना सारा दुखड़ा अपनी सहेलियों को बताती है। बाप रे आंचल, मैं तो तुझे बता दे रही हूँ, अपने भाइयों को संभाल के रख, वरना तेरी ये भाभिया तुझे तेरे ही भाइयों से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी। अरे नहीं आंचल, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे अब काम भी कितना बढ़ चुका है उनका, इसीलिए उन्हें काम पर भी ध्यान देना होगा ना, और इसी वजह से वो तुम्हारे पास ध्यान नहीं दे पा रहे। अरे लेकिन इसकी जगह पर उनकी बीवियां होती तो वो दोनों बराबर रुक जाते। और वैसे देखा जाए तो शादी के पहले जब आंचल बीमार पड़ती थी तभी तो वो दोनों अपना काम धाम छोड़कर बस इसकी ही देखरेख करते थे। तो अब क्या हुआ? हाँ, अरे पहले तो इसके भाई नौकर थे वहां पर, लेकिन अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। वो दोनों अब इतने बड़े व्यापार को चला रहे हैं, उन्हें वहां पर अपना पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। वो भी तो समझो ना। अरे ऐसा भी क्या काम जो अपनी बहन पर ही ध्यान ना दे सके?
आखिर उन्हें काम जरूरी है या फिर अपनी बहन की सेहत। अरे यार, तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब बस, बहुत हुआ। मैं मेरे दोनों भाइयों को मुझसे अलग बिल्कुल नहीं होने दूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अरे छोटी, आ गई तुम? चलो जल्दी से हाथ मुंह धोकर बैठ जाओ। हाँ छोटी, जल्दी आओ। हमें तुम्हारे भाइयों ने बताया है कि तुम्हें मीठे में आगरे के पेठे बहुत पसंद है, इसलिए हमने खास तुम्हारे लिए मंगवाए हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है। ये पेठे आप अपने पास ही रखिए। इतना बोलकर आंचल वहां से चली जाती है। उतने में वहां पर जतिन और राहुल आता है। रुक जाओ छोटी, आखिर ये क्या तरीका है बात करने का? जाने दो ना राहुल, उसका मन नहीं होगा खाने का, इसलिए उसने ऐसा बोला होगा। लेकिन अगर मन नहीं है तो सीधे सीधे मना कर देना। उल्टा बोलने की क्या जरूरत है? और हमने अगर इसे अभी नहीं रोका तो ये कभी नहीं सुधरेगी। अरे कोई बात नहीं, वो अभी छोटी है ना, उसे हमारी तरह समझ नहीं है। इस उम्र में ऐसा होना जायज है। समय के साथ साथ वो अपने आप सुधर जाएगी। हाँ, वरना डांट कर उल्टा वो ज्यादा बिगड़ेगी। सोनिया और नैना की बात मानकर जतिन और राहुल आंचल को कुछ नहीं बोलते। इन दोनों भाभियों का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब तो मैं इन चारों में इतनी दूरियां लाऊंगी कि वो लोग हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और फिर मेरे भाई मुझसे कभी दूर भी नहीं होंगे। फिर एक दिन जब राहुल का जन्मदिन होता है, तभी नैना उसके लिए बहुत कुछ प्लान करती है। भाभी, मुझे माफ कर देना, लेकिन उस दिन मेरा सहेली के साथ झगड़ा हो गया था, इसीलिए मैंने वो पेठे खाने से मना कर दिया। लेकिन आज मेरा मूड एकदम मस्त है। चलिए, आज हम साथ मिलकर पेठे खाएंगे। आइए ना। अरे नहीं छोटी, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारी तैयारियां करनी है। क्योंकि राहुल के काम से आने के बाद मुझे उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना है। अरे वाह भाभी, क्या बात है। तो इसी मौके पर मीठा खा लीजिए ना, इससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। चलिए, हम साथ मिलकर खाते हैं। लेकिन छोटी। प्लीज भाभी, मेरे लिए थोड़ा तो खा लीजिए। अच्छा ठीक है बाबा, दे दो। इतना बोलकर आंचल नैना को जानबूझकर बहुत सारे पेठे खिलाती है, जिसके बाद नैना को बहुत सुस्ती आ जाती है। यार छोटी, मुझे तो अभी बहुत तेज नींद आ रही है। ऐसा है क्या? तो फिर आप एक काम कीजिए, आप अभी थोड़ी देर के लिए सो जाइए, फिर मैं आपको आधे घंटे बाद उठा दूंगी। ठीक है छोटी, लेकिन पक्का उठाना, वरना सारी तैयारियां रह जाएगी। हाँ भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको याद से उठा दूंगी। फिर नैना सो जाती है और आंचल उसे जानबूझकर उठाती ही नहीं। फिर शाम में जब राहुल घर आता है, तब नैना उठ जाती है। अरे नैना, मुझे लगा कि तुम मेरे साथ कहीं बाहर चलोगी। तुम्हें मैंने कितनी बार फोन किया, लेकिन तुमने तो फोन उठाया भी नहीं। आज मेरा जन्मदिन है और सोने के लिए तुम्हें आज का ही दिन मिला था क्या? मुझे माफ कर दो राहुल, लेकिन मुझे छोटी उठाने वाली थी। पता नहीं उसने मुझे क्यों नहीं उठाया। और मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने वाली थी, लेकिन वो पेठे खाने के कारण मेरी तो आंख भी नहीं खुली। ठीक है नैना, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। शायद तुम्हारी नींद अभी भी पूरी नहीं हुई है। अरे नहीं राहुल। फिर राहुल वहां से चला जाता है और वो अब नैना से नाराज ही रहता है। और उन दोनों को ऐसे देखकर आंचल के दिल को बड़ी खुशी मिलती है। फिर अगले दिन, छोटी, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे याद से उठा देना, लेकिन तुम्हारे ना उठाने के कारण मैं शाम तक सोती रही और राहुल के जन्मदिन के मौके पर ही हमारा झगड़ा हो गया। अरे बाप रे, माफ कीजिए भाभी, पर मेरी सहेली की अचानक से तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे वहां पर जाना पड़ा।
मैंने सोचा कि मैं आपको फोन करके उठा दूं, लेकिन मैं तो अपना फोन घर पर ही भूल गई थी। और जब मैं घर पर वापस आई, तब मुझे लगा कि आप खुद से उठ गई होंगी। नहीं ना छोटी, मैं उठ ही नहीं पाई। सीधे राहुल के आने पर ही उठ गई। उसने तो मुझे कितने सारे कॉल किए, वो भी नहीं उठाए मैंने, जिस कारण वो मुझ पर और गुस्सा हो गया। अरे रे रे रे, माफ करना भाभी, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं छोटी, और मैं समझ सकती हूँ। वैसे तुम्हारी सहेली अब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, अब वो एकदम ठीक है। चलो अच्छा है। ऐसे ही एक रोज, जतिन, आज मेरी सहेली के घर हमें साथ में जाना है, इसीलिए समय पर आ जाना। मेरे सारे दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ सोनिया, मैं समय पर ही आऊंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन शाम होने पर जब सोनिया को जतिन का फोन आता है, तभी वो फोन आंचल उठा लेती है। हाँ बोलिए ना भैया, क्या हुआ? भाभी जरा काम में व्यस्त थे, इसीलिए मैंने फोन उठाया। अरे कुछ नहीं छोटी, बस अपनी भाभी से ये कह देना कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए मेरा थोड़ा इंतजार करे, फिर हम दोनों साथ में ही निकलेंगे। अच्छा ठीक है भाई। वैसे आप दोनों कहाँ पे जा रहे हो? वो सोनिया की सहेली का कोई फंक्शन है, वहीं पे जा रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, मैं उन्हें बता दूंगी। लेकिन आंचल सोनिया को कुछ और ही बोलती है। भाभी, भाई का फोन था और वो बोल रहे थे कि उन्हें आने में थोड़ी देर होगी, इसीलिए आप पहले ही निकल जाइए, वो सीधा फंक्शन में ही पहुंच जाएंगे। ऐसी बात है क्या? ठीक है, फिर मैं जल्दी निकलती हूँ। फिर सोनिया तैयार होकर अकेली ही चली जाती है, जिसके बाद घर पर जतिन आता है। अरे छोटी, तुम्हारी भाभी कहाँ पर है? अरे भाई, वो भाभी आपकी राह देख देख कर चली गई थी, और वो ये भी कह रही थी कि आपको तो वक्त पर आने भी नहीं होता, बस इंतजार करवाते रहते हो। हे भगवान, लेकिन मैंने तो उसे पहले ही कहा था कि वो मेरा इंतजार करे। हाँ भाई, मैंने भी भाभी को वही बोला, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। इस तरह से आंचल उन दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा कर देती है। फिर रात में, चुप रहो तुम जतिन, आज तुमने मेरा दिल दुखाया है। मैंने तुम्हारी कितनी राह देखी, लेकिन तुम तो वहां पर आए भी नहीं। अरे लेकिन मैंने तो छोटी से कहा था कि तुम्हें घर पर रुकने के लिए बोले, ताकि हम दोनों वहां पर साथ निकल सके, लेकिन तुम्हें तो मेरे बगैर अकेले ही जाना था ना। झूठ मत बोलो जतिन, तुमने कहा था कि मैं वहां पर पहले जाऊं और तुम सीधे वहीं पर आओगे। नहीं सोनिया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। छोटी ने तुम्हें गलत कहा है, लेकिन वो गलत क्यों बोलेगी भला? बताओ। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। रहने दो जतिन, अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सोनिया और जतिन के बीच में भी अब तनाव आ जाता है। फिर बाद में जतिन आंचल के पास जाता है। छोटी, मैंने तुमसे क्या कहा था और तुमने जाकर सोनिया को क्या कहा? तुमने हम दोनों से झूठ क्यों बोला? हाँ? अरे नहीं भाई, मैंने तो उन्हें वही कहा जो आपने मुझे कहा था, कि वो आपका इंतजार करे, फिर आप दोनों फंक्शन में साथ में जाएंगे। अब उन्होंने ही मेरी बात का गलत मतलब निकाला, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ भाई? इस तरह से आंचल अब बात को घुमाकर जतिन की नजर में सोनिया को ही गलत ठहराती है। अब मजा आ रहा है, ऐसे ही इन चारों में कलेश बना रहे और फिर ये लोग एक दूसरे को छोड़ देंगे, यही मेरी इच्छा है। लेकिन एक हफ्ते बाद आंचल देखती है कि जतिन और सोनिया दोनों साथ में मंदिर जा रहे हैं। अरे ये क्या, ये दोनों तो कल रात तक एक दूसरे से कितने नाराज थे, लेकिन अब खुशी खुशी एक साथ मंदिर जा रहे हैं। राहुल भाई और नैना भाभी भी एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से बात कर रहे थे। इसका मतलब मैंने लगाई हुई आग का असर कम होने लगा है, पर मैं हार नहीं मानूंगी। एक चाल नाकामयाब रही तो क्या हुआ,
दूसरी चाल तो कामयाब होकर ही रहेगी। फिर आंचल प्रताप के घर जाती है। नमस्ते काका जी। अरे नमस्ते बेटा, तुम यहाँ पर? आओ ना, बैठो। वो मैं यही पास से गुजर रही थी तो सोचा कि क्यों ना आपसे मिलती जाऊं। कैसे हो आप? सब बढ़िया बेटा, तुम बताओ, तुम कैसी हो? और घर पर सब ठीक है ना? मेरी बच्चियां और दामाद कैसे है? हम सब एकदम बढ़िया है काका जी। बस पिछले एक हफ्ते से दोनों भाई और भाभीयों में थोड़ी सी अनबन चल रही थी। कुछ हुआ था उनमें राहुल भाई के जन्मदिन पर और उसके अगले दिन सोनिया भाभी और जतिन भाई के बीच में। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ काका जी, दोनों भाई भाभी एक दूसरे से सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे थे। पिछले एक हफ्ते से चल रहा है ये सब और मैंने उन्हें पूछना भी ठीक नहीं समझा। अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए। हे भगवान, ये तो बड़ी चिंता वाली बात है। सो तो है। आंचल अब प्रताप को भी भड़काती है, जिसके बाद वो उन चारों को फोन करके समझाता है। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बेटियों के साथ अच्छे से रहो तुम दोनों। उन्हें भी समझ कर लो। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ पापा जी, बस थोड़ी सी गलतफहमियां हो गई थी और कुछ नहीं, पर हम आपकी बातों पर जरूर ध्यान देंगे। ठीक है बेटा, एक बार सोनिया से बात कराना। नमस्ते पापा। बोलिए, कैसे हो आप? वो सब छोड़ो सोनिया, तुम ये बताओ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ आंचल से? आखिर तुम लोग लड़ झगड़ क्यों रहे हो? तुम्हारी मर्जी से ही मैंने शादी कराई थी ना, और तुम्हारी शादी को अभी तक एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है कि तुम लोगों ने झगड़े शुरू कर दिए। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस छोटा सा झगड़ा था, कोई बड़ी बात नहीं है और अभी सब कुछ ठीक है। अगर इतना ही छोटा झगड़ा था तो तुम लोग एक दूसरे से पूरे एक हफ्ते तक नाराज क्यों थे? यही सब करते रहोगे तो कैसे चलेगा बेटा? नैना और राहुल को भी ये बात समझा देना और सब साथ में खुशी से रहना, ठीक है ना? हाँ पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गई। अब से हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं होगी। फिर आंचल जब घर पहुंचती है तभी उस पर सभी लोग नाराज होते हैं। देख छोटी, हर पति पत्नी के बीच मनमुटाव तो होता ही रहता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि तुम सीधे जाकर पापा को सब कुछ बताओ। हाँ छोटी, ये तुमने सही नहीं किया। भाभी, आप दोनों तो मुझे ऐसे डांट रही हो जैसे कि मैं वहां पर जानबूझकर गई थी। मैं तो बस वहां से गुजर रही थी तो सोचा कि उनसे मिल लूं और फिर बातों बातों में उन्हें आप लोगों की लड़ाई के बारे में बता दिया। तो उसमें क्या गलत किया मैंने? कुछ गलत नहीं है छोटी, पर ये सब बताना जरूरी नहीं था। तुम अब बड़ी हो चुकी हो और तुम्हें समय के साथ समझदार बनना पड़ेगा। हाँ छोटी, तुमने हमारे पापा को खामखा परेशान कर दिया और अब वो इसी बात की चिंता करते बैठेंगे और उनकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। हाँ छोटी, आइंदा से ऐसा मत करो। घर की बातें घर में ही रखा करो। माफ कीजिए भाभी, लेकिन सच में मैं ही बेवकूफ थी जो वहां पर चली गई। इतना तो कभी मुझे मेरे भाइयों ने भी नहीं डांटा जितना कि आप दोनों डांट रही हो। जाने दो, आप दोनों को मैं बुरी लगती हूँ तो लगने दो, हूँ मैं बुरी। अरे छोटी, तुम हमारी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। हम तुम्हें बुरी थोड़ी ना कह रहे हैं। बात को ठीक से समझने की कोशिश करो ना। हाँ छोटी। लेकिन आंचल वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। जो भी हो, इन सबको काका जी से डांट पड़वा कर बहुत मजा आया। अब काका जी के मन में मेरे दोनों भाइयों की गलत छवि बन गई है और अब तो मैं ऐसी एक और चाल चलूंगी जिसके बाद तो वो मेरे दोनों भाइयों पर और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और फिर ये रिश्ता तोड़कर अपनी बेटियों को यहाँ से वापस लेकर जाएंगे। ऐसे ही एक दिन जब नैना और सोनिया बारिश में भीगकर घर लौटती है तभी उन दोनों को बुखार आता है। नैना, सोनिया भाभी,
ये दवाइयाँ यहीं पर रखी है, आप दोनों इसे दोपहर में ले लेना, ठीक है ना? हाँ राहुल। जतिन चला गया क्या? हाँ भाभी, उसकी आज सुबह सवेरे एक जरूरी मीटिंग थी, इसीलिए उसे जाना पड़ा। आप सो रही थी ना, तो इसीलिए उसने आपको जगाया नहीं और कहा कि मैं आपको दवाई देते जाऊं। शुक्रिया राहुल। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए। कुछ भी हो, नौकरों को या छोटी को बोलिए, वरना मुझे या जतिन को कॉल कीजिए। इतना कहकर राहुल वहां से चला जाता है, जिसके बाद सोनिया और नैना भी सो जाती है। और तभी कमरे में आंचल आती है और वो सही दवाइयों की जगह पर गलत दवाइयाँ रखती है। और फिर जब वो दोनों दोपहर में वो दवाइयाँ खाती है, तब वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। ऑफिस खत्म होने के बाद में राहुल और जतिन वहां पर आते हैं। नैना, ये क्या? ये दोनों तो बेहोश पड़े हैं। सोनिया, उठो सोनिया, हमें इन दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हाँ राहुल। फिर राहुल और जतिन नैना और सोनिया को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। आप दोनों ने अपनी बीवियों को सही समय पर हॉस्पिटल ले आकर बहुत अच्छा किया है, वरना अगर और देर करते तो उनकी जान खतरे में चली जाती। चलो, शुक्र है ऊपर वाले का। डॉक्टर, लेकिन उन दोनों को क्या हुआ है? गलत दवाई खाने के कारण वो दोनों बेहोश हो गए। लेकिन आगे से ध्यान रखिए और पेशेंट को सही दवाई ही दीजिए, वरना फिर से ऐसा खतरा हो सकता है। क्या राहुल, तूने ही दवाई दी थी ना उन दोनों को? फिर तुझसे ये गलती कैसे हो गई? अरे जतिन, मैंने वही दवाई दी थी जो डॉक्टर ने लेने बोली थी, मेरा यकीन करो। अरे नहीं नहीं, मैंने वो दवाई दी ही नहीं, मैंने कोई और दवाई ही दी थी। लेकिन आपने जो दोनों पेशेंट को दवाई दी है, वो दवाई अलग है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर की बातें सुनकर राहुल और जतिन दोनों चकित रह जाते हैं। और ये बात जब प्रताप को पता चलती है, तभी वो राहुल और जतिन के पास आता है और वो उन दोनों को खूब सुनाता है। तुम दोनों को मैंने कितना अच्छा समझा था, लेकिन जब से शादी हुई है, तुम दोनों तो बस मेरी नजरों से गिरते जा रहे हो। कहा था मैंने तुम दोनों से कि मेरी बेटियों का अच्छे से ध्यान रखना, तो फिर तुम दोनों से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? माफ कीजिए पापा जी, इन सब में जतिन की कोई गलती नहीं है। वो दवाई मैंने ही वहां पर रखी थी, फिर पता नहीं वहां पर गलत दवाई किसने रख दी। हाँ पापा जी, और ऐसा भी नहीं है कि वहां दो दवाइयां थी जो सोनिया और नैना एक ही जगह दूसरी दवाई खा ले। जरूर किसी ने तो दवाइयों की अदला बदली की है। मैं वो सब नहीं जानता। अगर आज तुम दोनों की लापरवाही की वजह से अगर मेरी बेटियों की जान चली जाती तो? माफ कीजिए पापा जी, लेकिन हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, पक्का पापा जी। देखो, मैं तुम दोनों को आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। आइंदा से अगर मुझे कुछ सुनने में आया तो मैं सीधा अपनी दोनों बेटियों का तुम दोनों से रिश्ता तुड़वा दूंगा। समझ गए ना तुम? इतना कहकर प्रताप वहां से चला जाता है। और यह सारा तमाशा चुपके से देखकर आंचल को बड़ी खुशी होती है। फिर उस दिन के बाद से राहुल और जतिन अपनी बीवियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और वो दोनों कुछ ही दिनों में ठीक भी हो जाते हैं। ऐसे ही एक सुबह, अरे बाप रे, ये क्या? ये गीजर काम क्यों नहीं कर रहा? अब मैं क्या करूं? जल्दी से नहाकर मीटिंग के लिए निकलना है मुझे। पहले ही पापा जी हम दोनों भाइयों से बहुत गुस्सा है, और इसमें अगर आज की मीटिंग में देर से पहुंच गए तो वो और गुस्सा हो जाएंगे। एक काम करता हूँ, छोटी के कमरे में चला जाता हूँ। वो तो अभी तक नहाकर रेडी भी हो गई होगी। हाँ, यही सही रहेगा। फिर राहुल आंचल के कमरे में नहाने चला जाता है और वहीं पर तैयार भी होता है। तभी उसकी नजर आंचल के बेड के नीचे रखे हुए दवाई की बोतल पर जाती है। अरे, ये तो वही दवाई है जो मैंने नैना और सोनिया भाभी के लिए रखी थी। लेकिन ये दवाई यहाँ पर क्या कर रही है? क्या छोटी ने इस दवाई के बदले गलत दवाई रखी होगी? उतने में वहां पर आंचल आ जाती है। अरे भाई,
आप इतनी सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? क्या बात है? छोटी, सच सच बता, ये दवाई की बोतल तेरे कमरे में क्या कर रही है? कहीं तूने तो वो सही दवाई की जगह पर गलत दवाई तो नहीं रखी थी ना, जिसके बाद तेरी भाभिया बेहोश हो गई? बता छोटी। वो वो भाई। आंचल काफी घबरा जाती है। तुम्हारी चुप्पी इस बात को साफ साफ बयां कर रही है कि तुम्ही ने ये काम किया है ना? अरे नहीं भाई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा, तो जतिन और मेरी कसम खाओ कि ये काम तुमने नहीं किया है। अरे भाई, इतनी सी बात के लिए आप इतना भड़क क्यों रहे हो? मैं कह रही हूं ना, मैंने वो दवाई नहीं बदली है। अरे जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो कसम खाने में क्या जाता है तुम्हारा? और कितना नाटक करोगी तुम आंचल? अब बस करो और सच बताओ मुझे। हाँ भाई, आपका शक सही है, मैंने ही किया है ये सब। क्या? लेकिन तुमने ये सब क्यों किया आंचल? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इसका मतलब इतने दिनों से घर में जो भी कलेश हो रहा है वो सब तुम्हारे ही कारण हो रहा है ना? अरे तुम अपने भाई और भाभीियों को अलग करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? क्योंकि उन दोनों के आने के बाद ही आप दोनों मुझसे दूर होते जा रहे थे भाई। इसीलिए मैंने आपके जन्मदिन पर नैना भाभी को ढेर सारा पेठा खिलाया, ताकि वो दिन भर सो जाए और आपके लिए कुछ भी प्लान ना करे। और मैंने सोनिया भाभी और जतिन भाई के बीच में भी गलतफहमियां लाई, ताकि वो दोनों भी झगड़े। और हाँ, मैं जानबूझकर गई थी काका जी के घर पे, ताकि मैं वहां पर जाकर आप लोगों के झगड़े के बारे में बता सकूं। और भाभीियों की सही दवाई की जगह पर गलत दवाई मैंने ही रखी थी, ताकि आप और जतिन भाई काका जी की नजरों में बुरे बन जाओ। अरे लानत है तुम पर! एक ननंद होने के नाते तुमने क्या किया है? अरे तुम्हारी भाभिया तुमसे एक माँ की तरह प्यार करती है और तुमने क्या किया? छी! माफ कीजिए भाई, पर मैं आप दोनों को अपने आप से दूर नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। अरे लेकिन अगर तुम सही रहोगी तो फिर कोई तुमसे दूर क्यों होगा? तुम्ही ने अपने दिमाग में यह सोच बना ली कि हम दोनों भाई तुमसे दूर हो जाएंगे। असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अरे अगर तुम्हारी इन घिनौनी हरकतों की वजह से तुम्हारी भाभीियों की जान जोखिम में चली जाती तो तब क्या होता छोटी? देखो छोटी, अब भी वक्त है, सुधर जा। इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। आंचल को डांट कर राहुल वहां से चला जाता है और वो ऑफिस में जाकर जतिन को सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर जतिन भी काफी हैरान रह जाता है। क्या? ये छोटी ने बहुत गलत किया है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे तो इस बात का डर था कि कहीं हम दोनों उससे दूर ना चले जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बीबी आने के बाद में हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई है और जिसके कारण हम ठीक से छोटी पर ध्यान नहीं दे पा रहे और वो बेचारी अकेली सी पड़ गई है। हाँ राहुल, मुझे भी यही लग रहा है। उसे भी अब किसी के साथ की जरूरत है। मैं सोच रहा था कि उसकी शादी करा देते हैं, जिसके बाद वो अकेली भी नहीं रहेगी और किसी के साथ होने के कारण वो खुश भी रह पाएगी और ये सारे बुरे ख्याल उसके दिमाग में कभी नहीं आएंगे। हाँ, यही सही रहेगा। हम आज से ही उसके लिए लड़के ढूंढना शुरू करते हैं। फिर एक दिन आंचल को सोशल मीडिया पर रॉकी नाम का एक अमीर लड़का मैसेज करता है और उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। अरे आंचल, उस दिन तो तेरे चेहरे पर 12 बजे थे और आज तो तेरा चेहरा एकदम दिवाली की झालर की तरह चमक रहा है। क्या बात है, जरा मुझे भी तो बता। अरे शिल्पा, वो एक रॉकी राठौड़ नाम का लड़का है जो मुझे ऑनलाइन मिला है। काफी अमीर है वो और वो मुझे बहुत पसंद करता है। हाँ तो कुछ नहीं, हम दोनों बस बातचीत कर रहे हैं। वो कल मुझसे मिलने भी वाला है और तुझे पता है क्या, वो एकदम हीरो जैसा दिखता है। ये देख। अरे वाह यार, तुझे तो एकदम सही लड़का मिला है।
और एक हम है, जहाँ हमें अमीर तो क्या, गरीब लड़के भी नसीब नहीं हो रहे। अरे रे रे रे, कोई बात नहीं, तुझे भी मिल जाएगा, सब्र रख। हाँ वो तो है, लेकिन तू अच्छे से सज धज कर जाना मिलने, फिर देखना बातचीत पक्का प्यार में बदल कर ही रहेगी। क्या यार शिल्पा, तू भी। फिर आंचल रॉकी से मिलने जाती है। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो आंचल। मेरी जिंदगी में कई सारी लड़कियां आकर चली गई, लेकिन मुझे तुम्हारी जैसी लड़की कभी नहीं मिली। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ आंचल, तुम्हें मैं कैसे लगता हूँ, अच्छा या एकदम नालायक? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो बहुत ही अच्छे लड़के हो। अगर नालायक होते तो मैं तुमसे मिलने ही नहीं आती। अच्छा जी, फिर तो बढ़िया है। इस तरह से वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। तभी सोनिया वहां से गुजर रही होती है और वो आंचल और रॉकी को साथ में देखकर चकित रह जाती है। फिर घर जाकर वो ये बात नैना को बताती है। क्या, हमारी छोटी, वो भी एक अमीर लड़के के साथ? हाँ नैना, उसके पहनावे से तो ऐसे ही लग रहा था, लेकिन हमारी छोटी उसे अचानक से कैसे मिली? आज से पहले तो मैंने उसे कभी नहीं देखा। हाँ सोनिया, छोटी के दोस्तों में बस लड़कियां ही है, लड़कों के साथ उसकी बहुत कम बातचीत होती है। तो फिर ये लड़का कौन है? खैर जाने दो, हम दोनों कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। होगा कोई दोस्त। हाँ सोनिया, मैं भी अभी तुम्हें यही कहने वाली थी कि हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। फिर नैना और सोनिया इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। फिर एक दिन, छोटी, कल सुबह तैयार रहना, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। पापा जी की पहचान का ही लड़का है, अच्छा परिवार है उसका और बिजनेस भी बहुत बड़ा है उनका, और पापा जी की पसंद हमेशा सही होती है। छोटी, तुम उस लड़के के साथ बहुत खुश रहोगी। वाह भाई, आपसे मैं और क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। मुझसे पूछे बिना आपने मेरे लिए लड़का भी ढूंढ लिया। अब समझ आया मुझे, आप और जतिन भाई बस मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो। क्यों, अब मैं आप दोनों पर बोझ बन गई हूँ ना? अरे नहीं छोटी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम फिर से अपने मन में खुद से ही बुरे विचार ला रही हो और गलत फहमियां और बढ़ा रही हो। हम तो उल्टा तुम्हारे अकेलेपन को दूर करना चाहते हैं और उसके लिए तुम्हें जीवन साथी देकर तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरना चाहते हैं। ये सब झूठ है, जरूर भाभीयों ने ही आप दोनों को पट्टी पढ़ाई होगी। क्या? अरे नहीं छोटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी, अपनी भाभीयों के साथ तमीज से पेश आओ, वो तुमसे उम्र और रिश्ते में दोनों में बड़ी है। देखो भाई, मैं आपके कहने पर किसी भी लड़के से नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैंने अपने लिए लड़का ढूंढ लिया है जो मेरी दोनों अमीर भाभीयों से कई गुना ज्यादा अमीर है। आप दोनों को भाभीयों की अमीरी का बहुत ज्यादा गुरूर है ना? अब देखना, मैं आपसे भी अमीर बनूंगी। ये तुम क्या कह रही हो छोटी? कौन है वो लड़का? किसके साथ करने वाली हो तुम शादी? जब आपने मुझे पराया कर ही दिया है, तो मैं आपको क्यों बताऊं कि वो लड़का आखिर कौन है, क्या करता है और कहाँ पर रहता है। आज आपने साबित कर ही दिया भाई कि आप सच में मुझसे दूर हो चुके हैं, और उन सब की वजह बस ये भाभिया है। बकवास बंद करो छोटी और हमें बताओ, कौन है वो लड़का? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी भाई, और मैं इस घर में और नहीं रुकने वाली। और अगर आपने मेरा पीछा किया तो मैं अपने साथ कुछ गलत कर दूंगी। अकेला छोड़ दीजिए मुझे। अपना ये बचपना छोड़ दो छोटी, हमारी बात सुन लो और हमें बताओ, कौन है वो लड़का? लेकिन आंचल अपने भाई की कोई बात नहीं सुनती और घर छोड़कर वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो चारों बहुत परेशान हो जाते हैं। और आंचल वहां से निकलने के बाद सीधे रॉकी से मिलती है। रॉकी, मैं अब अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रॉकी, प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलो। मुझे मेरे घर पर बिल्कुल नहीं रहना। ठीक है आंचल, तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
और अब तो हमारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। चलो। फिर रॉकी आंचल को अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन उसके घर पहुंचकर आंचल कुछ ऐसा देखती है जिससे वो काफी हैरान रह जाती है। अरे, ये सब क्या है? रॉकी, तुमने तो कहा था कि तुम एक बड़े से बंगले में रहते हो, लेकिन ये तो एक बहुत ही छोटा घर है, और वो भी शहर से कितनी दूर है। अरे आंचल, वो दरअसल बंगले का रिनोवेशन हो रहा है, और अब हम दोनों उसमें तभी जाएंगे जब हम दोनों शादी करेंगे। शादी के बाद वो बंगला मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया रॉकी। अब अंदर चले? हाँ रॉकी, क्यों नहीं। फिर आंचल और रॉकी घर के अंदर जाते हैं। रॉकी, तुम्हारे घर वाले कहाँ पर है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा एक बहुत ही बड़ा परिवार है। हाँ आंचल, पर वो सब विदेश में रहते हैं, यहाँ पर नहीं। वो तो अब अगले महीने ही आएंगे, और उनके आने पर हम दोनों शादी भी कर लेंगे। अरे वाह, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें अपनी शादी के लिए अब 1 महीना और रुकना पड़ेगा। हाँ आंचल, परिवार का साथ होना भी तो जरूरी है ना। बड़ों के आशीर्वाद के सिवाय हम हमारे जीवन की नई शुरुआत कैसे कर सकते हैं? हाँ रॉकी, सही कहा तुमने। वैसे रॉकी, मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में से मेरे लिए कुछ खाना मंगवा दो। क्या 5 स्टार? हाँ 5 स्टार रॉकी। अब मेरा होने वाला पति इतना अमीर है, तो मैं तो 5 स्टार रेस्टोरेंट का ही खाना खाऊंगी ना। नहीं आंचल, हम 5 स्टार रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाएंगे। क्या? लेकिन क्यों रॉकी? क्योंकि हाल ही में मैंने एक 5 स्टार रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया था, तो उसमें एक मुझे मरा हुआ कॉकरोच मिला। बाहर का खाना खाना सही नहीं है आंचल। अभी तो मेरे सारे नौकर भी छुट्टी पर हैं, वरना मैं तो उनसे ही खाना बनवा लेता। अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? मैं एक काम करता हूँ, मैं ही कुछ बनाता हूँ तुम्हारे लिए। तुम बैठो यहाँ पर। अरे नहीं रॉकी, मेरे होते हुए तुम रसोई में जाकर खाना नहीं बनाओगे, मैं ही बना देती हूँ। तुम कितनी फिक्र करते हो मेरी। मुझे कुछ ना हो, इसीलिए बाहर का खाना नहीं मंगवा रहे। हाँ तो प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और तुम्हारी जान मेरे लिए बहुत कीमती है आंचल। फिर आंचल रॉकी के गले लगती है। वही आंचल के घर पर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं, और 24 घंटे पूरे होने के बाद में वो लोग पुलिस कंप्लेन कर देते हैं, पर पुलिस भी आंचल को नहीं ढूंढ पाती। पता नहीं कहाँ चली गई छोटी। भगवान जी, हमारी ननद की रक्षा करना। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी छोटी उसी लड़के के पास गई होगी जिसके साथ वो शादी करने वाली थी। सोनिया भाभी, आपने उस लड़के को देखा है ना? कैसा दिखता है वो? अगर पुलिस को उसकी तस्वीर मिल जाए तो उसे ढूंढने पर हम छोटी का भी पता लगा सकते हैं। हाँ, आपने सही कहा। मैं एक काम करती हूँ, मैं आज ही उस जगह पर जाती हूँ जहाँ पर वो लड़का और छोटी एक दूसरे से मिले थे। वहां पर सीसीटीवी कैमरा तो जरूर होगा, और उसी से हमें पता चल जाएगा। फिर सोनिया उस जगह जाती है। जी, वो पिछले हफ्ते की सीसीटीवी कैमरा फुटेज मिल सकती है क्या मुझे? बहुत जरूरी है। माफ कीजिए मैडम जी, लेकिन पिछले 10 दिनों से हमारे सारे कैमरास खराब हो चुके हैं, इसलिए आपको कोई फुटेज नहीं मिल पाएगी। क्या? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इधर आंचल को रॉकी के साथ रहते हुए एक हफ्ता बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन। अरे रॉकी, पिछले 7 दिनों से हम घर पर ही बैठे हुए हैं। चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। मुझे घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा है। अरे नहीं आंचल, बाहर हर जगह पर पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, और तुम्हारे गुमशुदा होने के पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, और इस हालत में हम बाहर जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। लेकिन रॉकी, हम बस थोड़ी ही देर के लिए जाएंगे। मुझे बाहर घूमना है, और वैसे भी ये जगह शहर से काफी दूर है।
हमें कोई नहीं देख पाएगा। पर आंचल। प्लीज रॉकी। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो यही सही, लेकिन हम जल्दी वापस आ जाएंगे, ठीक है ना? हाँ बाबा, चलेगा। फिर रॉकी आंचल को कुछ देर के लिए बाहर लेकर जाता है। वही घर पर जब सब खाना खाने बैठते हैं तो आंचल को ही याद करते हैं। कुछ पता चला छोटी का? नहीं नैना, अभी तक पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया। पूरे शहर में ढूंढा है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। मुझे तो लगता है कि वो शहर के बाहर ही कहीं गई होगी, वरना अगर वो शहर में रहती तो अभी तक हमें मिल जाती, क्योंकि डिपार्टमेंट की पूरी पुलिस गई है उसे ढूंढने। साथ ही हमने भी उसके पोस्टर्स हर जगह पर लगाए हुए हैं और उसे ढूंढकर निकालने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने का भी दावा किया है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। अरे तुम दोनों तो दिन भर ऑफिस में रहते हो, लेकिन हम दोनों को उसकी पल पल याद सताती है। काश कि हम उसे समझा पाते कि हम सब उससे कितना प्यार करते हैं। ऐसे ही एक रोज, रॉकी, मुझे ना नया तकिया मंगवाना है। इस तकिए पर सर रख के मुझे जरा भी नींद नहीं आती। लेकिन आंचल, अरे तुम्हें इस तकिए की पड़ी है? यहाँ पर तो उससे भी बड़ी मुसीबत आ गई है। क्यों? अब क्या हुआ? पता नहीं आंचल, आखिर क्या हुआ है, लेकिन मेरा कोई भी कार्ड काम ही नहीं कर रहा। मेरे सारे पैसे अटक गए हैं और उधर माँ पापा भी मेरा फोन नहीं उठा रहे और अब मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ आंचल, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नया तकिया मंगवा कर ही रहूंगा। हमारे रोजमर्रा के खर्चों के लिए मैं ये मेरी चेन बेच देता हूँ। दादाजी की दी हुई ये आखिरी निशानी है, लेकिन तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। अरे नहीं रॉकी, ऐसा मत करो। मेरे लिए तुम अपने दादाजी की आखिरी निशानी को मत बेचो। एक काम करो, ये मेरी चेन बेच दो। पिछले महीने ही मेरे भाई ने दी थी मुझे। अरे नहीं आंचल, मैं तुमसे ये चेन नहीं ले सकता, ये मुझे शोभा नहीं देता है। अरे जरूरी नहीं कि लड़का ही लड़की के लिए सब कुछ करे। लड़की भी तो लड़के के लिए कुछ ना कुछ कर ही सकती है ना। तुम्हें इस चेन को रखना ही होगा। तुम्हें मेरी कसम रॉकी। अब जाओ और इस चेन को बेच दो। लेकिन आंचल, मैंने कहा ना। अच्छा ठीक है बाबा, बेच देता हूँ इसे। और शुक्रिया आंचल, इस मुसीबत भरे समय में मेरा साथ देने के लिए। फिर एक दिन आंचल जब सोकर उठती है तब वो कमरे में से बाहर आती है और वो रॉकी को किसी से फोन पर बात करते हुए देख लेती है। अरे हाँ बाबा, तू टेंशन मत ले, हम सब जाएंगे वहां पर और खूब सारी दारू पीकर मजे करेंगे। पिछली बार तो मैंने उससे चेन ली थी और अब इस बार फिर से कोई नाटक करके उसकी हीरे की अंगूठी भी ले लूंगा। हाँ यार, उसे तो कुछ खबर भी नहीं है कि मैं उसे उल्लू बना रहा हूँ, और वो पागल तो यही सोचती है कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूँ। क्या? इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया? इतने दिनों से मैं तुम्हें कुछ और समझ रही थी, लेकिन तुम तो कुछ और ही निकले। अरे आंचल, उठ गई तुम? देखो मेरी बात सुनो, मैं तो अपने दोस्त के साथ मजाक कर रहा था और तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। चुप रहो, मुझे सब पता चल गया है और अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ ये सच है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन तुम्हें पहली नजर में देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। लेकिन जब मैंने तुम्हारा पीछा किया तब मुझे पता चला कि तुम्हें एक अमीर लड़का चाहिए और तुम गरीब लड़के को पसंद नहीं करती। इसीलिए मैंने ऑनलाइन फेक आईडी बनाई और तुम्हें अपने नाटक में फंसाया। छी रॉकी, ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? अब तक तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, लेकिन अब मैं यहाँ से बाहर जाकर ही रहूंगी। और ऐसा तब होगा जब मैं ऐसा होने दूंगा।
तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। पर रॉकी, रॉकी छोड़ो मुझे। रॉकी आंचल को बांध देता है और अब आंचल वही फंस कर रह जाती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? ना मुझे वहां पर सुख मिला और ना यहाँ पर। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है भगवान जी? ऐसे ही एक दिन जब आंचल का जन्मदिन होता है, तभी आज छोटी का जन्मदिन है, लेकिन वो हमारे साथ यहाँ पर नहीं है। कितना कुछ सोचा था हमने उसके लिए। अमीर होने के बाद उसका ये पहला जन्मदिन है। जब हम गरीब थे तभी हमारे लिए जन्मदिन भी एक मामूली दिन के बराबर ही होता था। काश आज वो हमारे साथ होती। वही आंचल भी उदास होती है। आज मेरा जन्मदिन है और मैं यहाँ पर हूँ। काश मैं यहाँ से निकल पाती। अरे ये क्या, ये तो सो गया है। क्यों ना मैं चुपके से निकल जाऊं यहाँ से। हाँ, यही करती हूँ। फिर आंचल चुपके से निकल ही रही होती है कि उतने में रॉकी उसे पकड़ लेता है और वो उसे एक थप्पड़ मारता है। कहाँ जा रही थी तुम? हाँ, जाने दो मुझे रॉकी। मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तुम मेरे साथ रहोगी या नहीं रहोगी, ये मैं तय करूंगा, तुम नहीं। और मुझे गुस्सा मत दिला, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। प्यार से रखा है तो प्यार से रहो। अरे इसे कोई प्यार कहता है क्या? छी, लानत है ऐसे प्यार पर। मैं ही पागल थी जो अमीर लड़के के पीछे भाग रही थी। अब मुझे समझ आ रहा है कि इंसान अमीर या गरीब उसके पैसे से नहीं बल्कि स्वभाव से होता है। तुम पर विश्वास करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अरे बंद करो अपना ये नाटक और चुपचाप घर पर रहो। जब रॉकी घर पर रहता है तब वो आंचल को खुला छोड़ता है, लेकिन बाहर जाने पर वो उसे बांधकर जाता है। ऐसे ही एक दिन घर पर रॉकी के शराबी दोस्त आते हैं और उनके सामने रॉकी आंचल से बदतमीजी से पेश आता है। अबे तुझे समझ नहीं आया क्या? जा हमारे लिए चकना लेकर आ। मुंह क्या देख रही है? एक और थप्पड़ खाना है क्या? चल जा, नालायक कहीं की। कुछ भी बोल रॉकी, भाभी एकदम कमाल की है। हाँ वो तो है। फिर आंचल रसोई में जाकर बहुत रोती है। आज तक मेरे साथ किसी ने भी इस तरह से बात नहीं की। अगर यहाँ पर मेरे दोनों भाई होते तो रॉकी और उसके शराबी दोस्तों को मार मार कर उनकी चटनी बना देते। मैं आप दोनों को बहुत याद करती हूँ भाई। फिर एक दिन जब रॉकी नहा रहा होता है, तभी ये तो अभी नहाने गया है, यही सही मौका है। मुझे जल्दी से भाई को फोन लगाना चाहिए। फिर आंचल रॉकी के फोन से अपने भाइयों को फोन लगाने की कोशिश करती है। अरे नहीं, इसमें तो रिचार्ज ही नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कैसे भी करके इस कैद खाने से निकलना ही है, क्योंकि और मैं यहाँ पर घुट घुट कर नहीं जी सकती। ऐसे ही एक रोज जब नैना और सोनिया दोनों किसी काम के चलते शहर से थोड़ा दूर जाती है, तभी वहां पर सोनिया रॉकी को देखती है और वो एकदम से चौंक जाती है। अरे ये तो वही लड़का है जिसे मैंने छोटी के साथ देखा था। क्या? तो फिर हमें इसका पीछा जरूर करना चाहिए। हाँ, सही कहा तुमने। फिर सोनिया और नैना उसका पीछा करते हैं। फिर वो दोनों फौरन दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस जाते हैं और रॉकी को खूब मारते हैं। नालायक निकम्मे आदमी, तुझे क्या लगा तू हमारी ननद को परेशान करेगा और हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा? आज तो तू गया बेटा। तुझे तो अब जिंदगी भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, मूर्ख दरिंदे। मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज मुझे मत मारो। अपनी दोनों भाभियों को वहां पर देखकर आंचल भी अब भावुक हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने हमेशा आप दोनों के साथ बहुत गलत किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों ने मुझे आज बचा लिया।
मैं भटक गई थी भाभी, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि अब मैं आप लोगों से कभी दूर नहीं जाऊंगी। फिर अंत में रॉकी को जेल की सजा दी जाती है और आंचल अपने घर वालों के साथ एक नया और खुशहाल जीवन जीने लगती है।